फ्रेंड्स, अभी तक हमने डिडक्शंस में बातें की हैं। डिडक्शंस के रूल्स क्या हैं, किस चैप्टर में आता है, कौन कौन से सेक्शंस उसमें इन्वॉल्व हैं, और चैप्टर 6A में जो 5 पार्ट्स हैं उसमें से पहला पार्ट जो कि जनरल रूल से संबंधित था हमने बात कर लिया है। अब हम बात करेंगे इसके एलिजिबल इन्वेस्टमेंट्स की, कौन कौन से एलिजिबल इन्वेस्टमेंट हैं। उसके पहले हम एक बार फिर रिव्यू कर लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं कि चैप्टर 6A में जो कि 80C से 80U तक डिफाइंड है, इसमें 5 पार्ट होते हैं। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट CA, पार्ट डी। पार्ट ए में जनरल रूल्स होते हैं जिसमें यह लिखा हुआ होता है कि पार्ट बी से पार्ट डी तक जो भी प्रोविजंस हैं उसके बेनिफिट लेने के क्या क्या कायदे कानून है, कैसे होना चाहिए। जैसे कि उसमें लिखा हुआ है कि डिडक्शंस जो हैं चैप्टर 6A के, वो आपके क्रॉस टोटल इनकम, नॉर्मल इनकम से अधिक नहीं होना चाहिए। अब आगे हम बात करते हैं चैप्टर 6A के बारे में कि क्या क्या इसकी व्यवस्थाएं हैं। ये डिडक्शंस जो है, इट इज अवेलेबल टू इंडिविजुअल्स एंड HUF, एंड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन is 1,50,000 or amount deposited, whichever is less. Deduction is allowed only when it has been actually paid, not on due basis. It means यदि आपने पे किया है तो डिडक्शंस मिलेंगे, यदि पे नहीं किया है तो केवल एक्रूअल बेसिस या ड्यू बेसिस पे आपको डिडक्शंस नहीं मिलेंगे। आगे हम बात करेंगे चैप्टर 6A में, या ये कहे कि 80C से लेके 80C में कौन कौन से इन्वेस्टमेंट एलिजिबल हैं। सबसे पहला एंड पॉपुलर जो कई वर्षों से चल रहा है, यह लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। आप यहां ध्यान दें, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम मतलब वैसे इंश्योरेंस पॉलिसी जिसमें लाइफ का इंश्योरेंस हुआ हो, इसमें हेल्थ इंश्योरेंस कवर नहीं होते। लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम, इसमें जो प्रीमियम आपने, वो पॉलिसी हो सकता है एंडोनमेंट भी हो सकता है टर्म पॉलिसी होगा, किसी तरह की पॉलिसी में जो प्रीमियम आपने पे किया है वो एलिजिबल है अंडर सेक्शन 80C। लाइफ इंश्योरेंस इंडिविजुअल को भी मिलता है और HUF को भी मिलता है। इंडिविजुअल को जो मिलता है वो बेनिफिशियरी का नाम अपने स्पाउस का डाल सकता है, अब खुद का ले सकता है, या अपने बच्चों को बेनिफिशियरी बना सकता है, और उसमें जितना प्रीमियम पे करेगा वो एलिजिबल होगा अंडर सेक्शन 80C। HUF के केस में HUF अपने फैमिली के किसी मेंबर के नाम से पॉलिसी ले सकता है और उसको ये सुविधाएं मिलेंगी, ये एलिजिबिलिटी मिलेगी। ये रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट दोनों को उपलब्ध है। इस केस में लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के केस में कुछ बातें ध्यान देनी बहुत जरूरी हैं, क्योंकि हमने इसके पहले बताया कि जो भी प्रीमियम आपने पे किया वो प्रीमियम एलिजिबल है अंडर सेक्शन 80C, लेकिन इससे कोई लिमिटेशंस है। वैसी पॉलिसी जो 1 अप्रैल 2012 के पहले इशू की गई हैं, उसमें प्रीमियम का जो मैक्सिमम लिमिट है वो 20% ऑफ द सम एश्योर्ड है। फॉर एग्जाम्पल, आपने 20 लाख की पॉलिसी ली, तो 20 लाख की पॉलिसी मीन्स 20% इज 40,000 पर एनम। यदि आपने वो पॉलिसी अप्रैल 2012 के पहले ली है, यदि आपने 1 अप्रैल 2012 के बाद, 1 अप्रैल 2012 से उसके बाद ली है, तो दैट अमाउंट वुड बी 10%, means if you have purchased a policy for rupees 40 lakhs, the eligible premium paid under this section would be only 20,000 per annum. One more addition is there. If you have purchased a policy for a persons referred under section 80DDB and 80U, which is related to the disability, and that policy you have purchased after 1st April 2013, then the eligible amount would be 15% of the
sum assured. The second one, which is very popular also since long, it's a Public Provident Fund, PPF. Under this scheme, maximum eligibility amount per financial year under Section 80C is 1,50,000. Under this scheme, you will have to pay minimum 500 per financial year, and if you could not pay that amount, then rupees 50 per financial year would be charged as a penalty. Lock-in period is 15 years, means before 15 years from the date of opening of the account, you cannot withdraw the amount. हालांकि पीपीएफ पे एक सेशंस हमारे और होंगे जिसमें डिटेल से होंगे, क्योंकि लॉक इन पीरियड 15 इयर्स इट्स करेक्ट, बट देयर इज समथिंग बिटवीन द लाइंस, हम डिस्कस करेंगे उसका, इसका अलग से बनाएंगे एक सेशन. Interest accrued is non-taxable. It's a very important feature of PPF. Whatever interest you accrued in your account is deposited in the account, that is not taxable, and its rate is quarterly decided by central government because it comes under the small saving scheme of government of India. The third one is equity linked saving scheme. It is a type of mutual fund where again the maximum investment under this head is 1,50,000 per financial year. Lock-in period is 3 years, means before 3 years you cannot withdraw the money. And since this investment is in equity mutual fund, so it contains some risk. And here, whatever capital gain is there, provision of capital gain is applicable. It means if your rate of units appreciates, it will be treated as capital gain whenever you sell your units or you repurchase the units. The next one is 5-year bank tax saver deposit. This is a scheme. It is being opened in the all public sector and private sector banks. Lock-in period is 5 years. Within 5 years, no loan or you can take, or there is no provision of any pre-maturity, and whatever interest is being accrued, it is taxable on that year, which is subject to TDS. Home loan principal payment means if you taken a home loan, you must be paying EMI. EMI consists of two parts. It is principal and interest. So suppose your EMI is 40,000. It may be possible that 30,000 consists of interest and 10,000 per month would be the part of principal payment. So for a full year, 20,000, 10,000 into 12 months, 1,20,000 is eligible under Section 80C. Maximum amount again it is 1,50,000 because it is the cap of Section 80C. There are two or three conditions are there. The first one, it is available only on constructed house or the house you have already taken the possession. If you have availed this benefit and you transfer that house within 5 years from the date of possession or date of completion, then there would be no tax benefit, and if you have taken the benefits earlier year, it will be taxable in the year of transfer. Again I repeat, ये हाउसिंग लोन 2-3 कंडीशंस पे हैं. पहला कि वो पूरा बना हुआ मकान होना चाहिए या वैसा मकान जिसका आपने पोजीशन ले लिया है उस पे होना चाहिए. जितना ईएमआई देते हैं उसमें जो मूलधन का पोर्शन होगा उसी पोर्शन पे ये डिडक्शंस मिलेंगे आपको. और यदि आपने ये सुविधा ले ली है और मकान पूरा होने के
या पोजीशन लेने के डेट से 5 साल के अंदर आपने वो प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफर कर दिया है, बेच दी है या गिफ्ट कर दिया है, उस केस में जो आपने अर्लियर ईयर्स में जो बेनिफिट लिया था वो बेनिफिट नहीं मिलेगा, और जिस साल आपने ट्रांसफर किया उस हाउस को, उस वित्तीय वर्ष में, उस फाइनेंशियल ईयर में वो अमाउंट टैक्सेबल माना जाएगा। द नेक्स्ट वन इज स्टैंप ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेज। मकान बनने में इसमें भी कंडीशंस हैं। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होना चाहिए या पैसा ले लिया होना जाना चाहिए। इसमें व्हाइल यू परचेजिंग द प्रॉपर्टी, whatever stamp duty and research charges you have given, that would also come under the net of ETC. NSC, National Saving Certificate. It was a very popular scheme in 20 years back. It is being issued by a post office. It is also a part of small saving scheme of Government of India. Here, interest accrued is taxable and provisions of benefit of ETC is applicable on the interest accrual of that year and fresh purchase. मतलब यदि आपके पहले का कोई एनएससी खरीदा हुआ है और इस साल उस अमाउंट पे जितना एक्रूड हो रहा है इंटरेस्ट, वो भी माना जाएगा कि आपने एटीसी में इन्वेस्ट किया, और इस साल जो नया खरीदा आपने वो भी माना जाएगा कि वो आपने खरीदा। दोनों पे ये सुविधाएं मिलेंगी। और चूंकि इट कम्स अंडर द एम्बिट ऑफ दिस स्मॉल सेविंग स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सो इंटरेस्ट रेट इज क्वार्टरली डिसाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सुकन्या समृद्धि योजना, दिस इज ए वेरी पॉपुलर स्कीम। ये गर्ल्स चाइल्ड के लिए जिसकी उम्र 10 साल से कम हो उसके नाम पे खोला जाता है। इसमें भी ये भी स्मॉल सेविंग स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पार्ट है, इसीलिए इसका भी इंटरेस्ट रेट क्वार्टरली डिसाइड होता है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स, ये एज इट साउंड सीनियर सिटीजन, जो सीनियर सिटीजन हो गए उसके ही ये सुविधाएं मिलेंगी। 60 साल की उम्र पार करने के बाद, यदि नॉर्मल कोर्स में रिटायर हुए हैं, यदि बीआरएस लिया है तो 55 इयर्स, और यदि आप डिफेंस पर्सनल हैं तो 50 साल पूरे होने के बाद भी आप ये अकाउंट खोल सकते हैं, जिसका टेन्योर 5 साल है और मैक्सिमम अमाउंट इसमें 15 लाख आप जमा करा सकते हैं। लेकिन एलिजिबल जो होंगे वो 1,50,000 का ही होगा। द नेक्स्ट वन इज पेमेंट टुवर्ड्स ट्यूशन फी। Whatever you pay towards the education of your child as a tuition fee, it would be the part of the deduction. This deduction is available to individual parent or guardian or sponsor. Maximum 2 children per individual. It means whatever you are paying the tuition fee, maximum for 2 children per individual. I repeat again, it is per individual, not per parent. उसको इसमें सेक्शन 80C के अंदर प्रोविजंस है, एलिजिबिलिटी है उसकी। इसका मतलब कि यदि एक फैमिली में, एक कपल के 4 बच्चे हैं तो 2 बच्चे हस्बैंड के नाम, 2 बच्चे वाइफ के नाम करके उसमें जो ट्यूशन फी पे करेंगे, वो कुल मिला के एक फैमिली, एक कपल को 4 चिल्ड्रन में जो ट्यूशन फी पे कर रहे हैं, वहां तक सुविधाएं, वो एलिजिबिलिटी है अंडर सेक्शन 80C। क्लास का कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। राइट फ्रॉम क्रैचेस टू हायर एजुकेशन में पढ़ाने में जो पैसे ट्यूशन फी दे रहे हैं वो एलिजिबल है। एक ही कंडीशन है कि that institution, if it is for higher education of your child, that institution must be situated in India, and it is also available for adopted child.
these were the some eligible investment under Section 80C. It is not the uh, all investment have been given. It is the important investments has been mentioned here. No, there is subsection of Section 80C. The first one is 80CCC, under which if you are paying any amount for insurance plan or annuity plan issued by insurance company, please mind it, it is issued by insurance company, then the maximum limit is 1,50,000. But if it is issued by central government, then it would come under Section 80CCD. Here again, the maximum limit is 1,50,000. Few years back, one more section is added under 80CCD. It is 80CCD 1B, under which whatever amount you invest in NPS, it would be eligible for deduction under Section 80C, but their maximum limit is 50,000 per financial year. And the most important thing is this 50,000 is over and above the limit of Section 80C, which is 1,50,000. It means if you have invested 1,50,000 under 80C and you have also invested in NPS for rupees 50,000, then total deduction would be 2 lakh. Section 80CCF, if you invest in long-term approved infrastructure bond, it is eligible for deduction under Section 80C and maximum limit is 20,000. And Section 80CCG, it is government approved equity saving scheme, popularly called as Rajiv Gandhi Equity Saving Scheme, under which 50% of the investment you would get the eligible. For example, if you have deposited 50,000, you will get the deduction for rupees 25,000 only. So dear friends, हमने कोशिश की, although Section 80C is a big chapter, so there are so many investments, but I have tried to my best that जो important eligible investments हैं, जो आम लोग इसको यूज करते हैं, उसको मैं यहाँ बता सकूं. फ्रेंड्स, ये वीडियो यदि आपको पसंद आया हो, इसे लाइक करें और हमारे चैनल स्टोन टैक्स फिल्म को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है पहले, इसको सब्सक्राइब करें. थैंक यू. गुड इवनिंग.